Hello everyone, welcome to my channel, and today's video we will discuss about the COCOMO model, which is called as constructive cost estimation model. Now understand the project estimation technique. Project estimation technique के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, जैसे कि डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का साइज है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो या कॉस्ट हो. Accurate estimation of these parameters is important for resource planning and scheduling. यानी रिसोर्स के प्लान करने के लिए, शेड्यूल फिक्स करने के लिए प्रोजेक्ट का एक्यूरेट एस्टिमेशन करना, प्रोजेक्ट के साइज कितना है, एफर्ट कितना लगता है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा है. ठीक है, और किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जाता है, मैथमेटिकल एक फॉर्मूलाज भी हमने अप्लाई करके फाइंड आउट किया है. ठीक है, जब हम बात करते हैं एस्टिमेशन टेक्निक्स की, तो 3 प्रकार के एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं. सो एस्टिमेशन टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स, हॉरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स एंड एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स बोल के. एम्पिरिकल की जहां तक बात करेंगे तो ये होते हैं एम्पिरिकल यानी कि प्रयोग सिद्ध एस्टिमेशन टेक्निक्स भी कहा जाता है. यानी प्रयोग ऑलरेडी किया जाता है, किए गए प्रयोगों को दोबारा से एक्सपीरियंसेस के अनुसार यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में उस प्रीवियस एक्सपीरियंस को अप्लाई किया जाता है. सो एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन मेकिंग एन एजुकेटेड गेस of the project parameters and common sense. So common sense की बात हो रही है यहाँ पे, and educated guess of the project, यानी कि एक्सपीरियंस को जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उन पैरामीटर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है जब एस्टिमेशन किया जाता है एम्पिरिकल मेथड को इस्तेमाल करके. और इसमें क्या होता है, प्रायर एक्सपीरियंस होता है डेवलपमेंट का, जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए होते हैं या प्रोडक्ट्स को बनाए होते हैं उसका प्रायर एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, एंड एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम गेस कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि इसका रिसोर्स कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, एफर्ट कितना लगेगा, ये भी हम गेस कर सकते हैं. यहाँ पे इंपेरिकल एस्टिमेशंस में दोबारा से यहाँ पे पॉपुलर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल है एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक और डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक. इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इतना समझना है इंपेरिकल जजमेंट टेक्निक और डेल्फी कॉस्ट टेक्निक इंपेरिकल के पार्ट्स होते हैं. सो एक्सपर्ट जजमेंट, जैसे कि एक्सपर्ट जजमेंट नाम बोल रहा है कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ओके, इन दिस एन एक्सपर्ट मेक्स एन एजुकेटेड गेस of the problem size after analyzing the problem thoroughly. यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस टीम में वो वेल नॉलेज्ड होते हैं, वो गेस करते हैं कि प्रॉब्लम का साइज कितना होगा और उस प्रॉब्लम को थरोली वो लोग पढ़ने के बाद गेस कर सकते हैं कि इसका साइज इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा बोल के. और एक्सपर्ट्स जो है ना, ये एस्टिमेट भी करते हैं, एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स का कॉस्ट कितना होता है, जैसे कि जीयूआई हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, डेटाबेस हो, या फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो, बिलिंग मॉड्यूल्स हो. इन सभी के बारे में ये लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एस्टिमेट करते हैं और बाद में से इन सभी को क्या किया जाता है, कंबाइंड करके ओवरऑल एस्टिमेशन किया जाता है एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक में. कमिंग टू डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन, सो यहाँ पे क्या होता है, इट carried out by the team of comprising of a group of experts and coordinators. So coordinators और experts मिलके क्या किया जाता है, इसे एक डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए the coordinator provides the each estimator with a copy of SRS document and a form of recording his cost estimate. यानी हर एक एस्टिमेटर को जो एस्टिमेट करता है
उस कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेटर होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है हर एक एस्टिमेटर को, और उसके एस्टिमेट को रिकॉर्ड भी किया जाता है. Estimators completes their individual estimation anonymously and submit to the coordinator. So coordinator क्या करेगा, सारे जो estimators के individual जो values होते हैं, cost estimation जो होते हैं, उसको unanimously select किया जाता है, gather किया जाता है. ठीक है, gather करके उसका final cost निकाला जाता है, यानी कि sum divided by the number of estimators करके उसका final cost फाइंड आउट किया जाता है. सो डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन. फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि जो हमारा एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स है, जिसमें दो पॉपुलर टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक और डेल्फी कॉस्ट. जब हॉरिस्टिक की बात करेंगे, सो हॉरिस्टिक जो टेक्निक होता है, सो जो टेक्निक है हॉरिस्टिक टेक्निक, relationship that exist among the different project parameters can be modeled using suitable mathematical expressions. यानी यहाँ पे जो अलग अलग प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स है और इनके बीच के जो रिलेशनशिप है, उन टेक्निक्स को फाइंड आउट करता है, या जो एग्जिस्ट करता है टेक्निक्स उसको पता करता है, पता करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा इसके वैल्यूज को एस्टिमेट किया जाता है. वंस द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आर नोन, यानी जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है उसको एक बार जानने के बाद हम जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स है, उन डिपेंडेंट पैरामीटर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू से, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे हॉरिस्टिक टेक्निक में क्या किया जाता है, इसको सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल मॉडल्स में डिवाइड किया जाता है. अगर से सिंगल वेरिएबल मॉडल्स की बात करेंगे, तो सिंगल वेरिएबल मॉडल्स जो है, जैसे एस्टिमेटेड पैरामीटर इक्वल्स टू, जैसे C1 बोल के है, D1 है, तो ये जो C1 एंड D1 है, ये कांस्टेंट पैरामीटर्स है. ओके, कांस्टेंट पैरामीटर्स यानी इनके वैल्यूज भी फिक्स होते हैं. सो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है. हमें क्या करना होता है, जो ई होता है, ठीक है, जो ई है, सो ई जो है हमारा एफर्ट है. सो एफर्ट जो है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया, इन द अबव एक्सप्रेशन ई इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर which has already been estimated. So effort is already been estimated. So that is the independent variable. Okay. When it comes to C1 and D1, so these are the parameters. Okay. So these are the dependent parameters. So C1 and D1 are the constants and are usually determined using the data collected from the historical data. Okay. The basic COCOMO model is an example of सिंगल वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. सो अगर से हम सिंगल वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल की बात करेंगे, तो जो हमारा कोकोमो मॉडल है, बेसिक कोकोमो मॉडल, जैसे 3 प्रकार के कोकोमो मॉडल्स आएंगे, टाइप्स ऑफ कोकोमो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट बोल के. जब अगर से बेसिक की बात करेंगे, तो बेसिक में सिंगल वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल बोल के बेसिक कोकोमो मॉडल को कहा जाता है. तो ये जो एस्टिमेशन पैरामीटर है सिंगल वेरिएबल का, हम सिंगल वेरिएबल एस्टिमेशन पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे अगर से मैं कोकोमो की बात करूं, तो बोहेम जो है, बोहेम प्रपोज्ड कोकोमो इन 1981. स्पेशली जो कोकोमो है वो है कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. सो ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, इस मॉडल का इस्तेमाल ही कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ही किया जाता है. सो उसीलिए नाम भी कोकोमो बोल के दिया गया है. ओके, और ये एक बहुत ही जनरली यूज्ड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल है पूरे विश्व में. कोकोमो प्रिडिक्ट्स द एफर्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर. यानी कि कोकोमो मॉडल जो है ना, एफर्ट और शेड्यूल को प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन साइज. हमारे प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर ये प्रिडिक्ट करता है कि एफर्ट्स और शेड्यूल कितना लगेगा.
So project used in this model have the following attribute, ranging in size from 2000 to 10,000 lines of code. यानी इस एक प्रोजेक्ट का जो मतलब जो बेसिक कोकोमो है, जो बेसिक कोकोमो में हम क्या करते हैं, 2000 से लेके 10,000 लाइन का कोड इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो रेंज होता है असेंबली टू PL1 होता है। दीज प्रोजेक्ट्स वर बेस्ड ऑन द वाटरफॉल ऑफ द SDLC। अगर से बोहेम डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट्स बोल के डिवाइड किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट और एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स बोल के। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, उसीलिए कहा गया ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू अ स्मॉल सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स which are handled by a small team with good domain knowledge and few rigid requirements. Example के लिए small data processing हो या inventory management systems हो, ये small projects हो गए। Semi detached जो होते हैं वो medium size होते हैं, यानी बहुत छोटे भी नहीं और large size के भी नहीं। Moderate जो projects होते हैं, moderates को हम semi detached project बोलते हैं। So it is an intermediate, okay, in terms of size and complexity of the project where the team of having mixed experience, यानी इस टीम में क्या होते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं और न्यू कमर्स भी होते हैं। ओके, इन एक्सपीरियंस रिसोर्सेज टू डील विद द रिजिड एंड नॉन रिजिड रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल के लिए डेटाबेस डिजाइन हो, ओएस डेवलपमेंट। एम्बेडेड की अगर से मैं बात करूंगा तो इस प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, विथ अ लार्ज टीम साइज, यानी टीम का साइज भी, अगर से प्रोजेक्ट बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो टीम का साइज भी बड़ा ही होगा। ओके, और इसमें बाय कंसिडरिंग ऑल सेट ऑफ पैरामीटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेशनल पैरामीटर्स को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स बोल के। अगर से इस टेबल को आप देखेंगे तो टेबल के जरिए और आसानी से समझ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का मोड कौन सा है बोल के। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का साइज अगर से फाइंड आउट करना है, टिपिकली मोड अगर से मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड को कैसे पहचानना है, आप उसके KLOC से पता कर सकते हैं। ओके, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड 2 से 50 किलो लाइन ऑफ कोड है तो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट माना जाएगा। अगर से 50 से 300 KLOC है तो उसको सेमी डिटैच्ड, और अगर से 300 से भी ज्यादा KLOC है तो एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स माना जाएगा। ऑर्गेनिक की जहां पे बात करते हैं, जिसका जो KLOC 2 से 50 होता है, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, एक्सपीरियंस डेवलपर्स इन फैमिलियर एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल पेरोल, इन्वेंटरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इनोवेशन क्या होता है, ज्यादा कुछ इनोवेशन करने की जरूरत नहीं होती है, लिटिल इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें कोई उतना ज्यादा डेडलाइन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन हाउस प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, फैमिलियर होता है, इन हाउस होता है। सेमी डिटैच्ड की बात करेंगे तो मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीडियम साइज टीम होता है, एवरेज प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, कुछ लोग नए भी होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए यूटिलिटी सिस्टम है, कंपाइलर्स, डेटाबेस सिस्टम, एडिटर्स। और इनोवेशन क्या होता है, मीडियम इनोवेशंस होता है, और इसका जो डेडलाइन होता है वो भी मीडियम होता है, और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी मीडियम होता है। एम्बेडेड की जहां तक बात किया जाए, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस एंड वेरी लिटिल प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि आपके टीम में एक्सपीरियंस लोग होने के बावजूद भी लार्ज प्रोजेक्ट जब लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ATM से ट्रैफिक कंट्रोल है एक्सेट्रा।
और इनोवेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसीलिए सिग्निफिकेंट बोल के दिया गया है। डेडलाइन भी बहुत ही टाइट होता है यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की जरूरत होती है और कस्टमर इंटरफेस की भी जरूरत होती है। तो जहां तक बात किया जाए कि इसके लिए कितने लोग लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, अगर से मैं इसके बारे में बात करूंगा तो वो आएगा एफर्ट एस्टिमेशन। और इस एफर्ट एस्टिमेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट में, और उस यूनिट को हम बोलते हैं पर्सन मंथ्स। कई बार इसको एमएम भी बोला जाता है, मैन मंथ्स भी या पर्सन मंथ्स भी। अगर से समझिए, अगर से 100 लोगों की जरूरत है, एन एफर्ट ऑफ 100 PM does not imply that 100% should work for a month। यानी अगर से 100 PM अगर से पर पर्सन मंथ्स की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 100 लोग एक महीने के लिए काम करेंगे या एक बंदा 100 महीने के लिए काम करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पर्सन मंथ कर्व का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा लोग लगते हैं, कहाँ पे कम लोग लगते हैं। इट इज द एरिया अंडर पर्सन मंथ प्लॉट। ओके, इसको हम यहाँ पे इस एक डायग्राम से समझेंगे। इससे पहले यहाँ पे भी समझिए कि अगर से एक बंदा है, 1 person month means effort put by a person in a month, but 100% does not mean work effort put by 100% in month or 1 person in 100 month। इसका ये तो मतलब नहीं है कि 100 PM का मतलब एक बंदा 100 महीने काम करेगा या 100 बंदे एक महीने के लिए काम करेंगे। ओके, as requirement of staff varies time to time in the development, so there is not constant number of people is there to work। Okay, it is calculated from the graph between number of person working and time। यानी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है स्टाफ्स की, ये वैरी करता है टाइम टू टाइम डेवलपमेंट में। ओके, उसीलिए ये कोई कांस्टेंट नहीं होता कि इतने ही फिक्स लोग मुझे इस महीने लगेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए ये पता करते हैं कि कितने लोग कब कब लगते हैं बोल के, जिसको हम बोलते हैं पर्सन मंथ कर्व बोल के। अब अगर से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट है, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और टाइम। आप अगर से देखेंगे तो ये ग्राफ जो है ये चेंज हो रहा है, टाइम के अनुसार बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 के 100 लोग मुझे इनिशियल स्टेज पे नहीं चाहिए, ना ही मुझे एट द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए। मुझे जहां पे चाहिए, आप देखेंगे तो मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ज्यादा लोगों की आवश्यकता लगती है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इनिशियली मैं कम लोगों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आखिर के स्टेजेस में भी मुझे कम लोगों की आवश्यकता लगती है, तो कम लोगों की इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से हम 100 पर्सन्स को मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं एज पर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड के जरिए। ठीक है, अगर से बात किया जाए कोकोमो मॉडल्स के बारे में, तो 3 प्रकार के कोकोमो मॉडल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। टाइप्स ऑफ कोकोमोस: बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो एंड कंप्लीट कोकोमो। Coming to the basic COCOMO, it is the one type of static model to estimate the software development effort quickly and roughly। इसको static model कहा गया है, और हम बहुत ही आसानी से और जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एफर्ट को बहुत ही जल्दी और रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये मेनली डील करता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड लेवल ऑफ एस्टिमेशंस। लेवल ऑफ एस्टिमेशन एक्यूरेसी इज लेस, यानी नंबर ऑफ लाइंस के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट को कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, मगर रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी कम होती है। ओके, कंसिडर द ऑल द पैरामीटर बिलोंग टू द प्रोजेक्ट।
the estimated effort and schedule time for the project are given by the relation. ओके यानी कि एफर्ट और शेड्यूल हम क्या कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे नीचे तो मेरे पास एक एफर्ट का फॉर्मूला भी है और एक शेड्यूल का फॉर्मूला भी है. ओके तो एस्टिमेट हम कर सकते हैं बेसिक कोकोमो में शेड्यूल और एफर्ट के बारे में. E स्टैंड्स फॉर एफर्ट. आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर है, A एंड B आर द पैरामीटर्स. इन सेकेंड फॉर्मूला C एंड D आल्सो the parameters. These are called constant parameters for the software project. ठीक है. KLOC क्या है? किलो लाइन ऑफ कोड है. जब आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो प्रॉब्लम में बताया जाता है कि कितने लाइन ऑफ कोड है आपके पास. ठीक है. और ये भी बताया जाता है कि आप क्या ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है. उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स के कॉन्स्टेंट्स वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. D stands for development effort, development time of the software. Okay. So चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को. ठीक है. ये जो एफर्ट फॉर्मूला है और ये जो डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल, कंसिडर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग सेमी डिटैच्ड. देखिए सेमी डिटैच्ड बोला जा रहा है, सेमी डिटैच्ड मोड with 30,000 lines of code. ठीक है. 30,000 का लाइन है और सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है. ओके वी विल ऑब्टेन द एस्टिमेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट एज फॉलोज. तो अभी सबसे पहले एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे A1 एंड A2. जैसे A एंड B बताया गया, सो ये A एंड B है. ओके सो KLOC किलो लाइन ऑफ कोड कितने हैं, 30,000 लाइन यानी कि 30 KLOC हो गया, exponent of A2. Okay, then we can obtain the person month, that is the effort. So what we do, we have to follow this table. Okay, A B C D. तो यहाँ पे क्या है, A1 यानी कि A एंड A2 यानी कि B. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है तो इस रो में जाएंगे. A का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हम 3.0 यहाँ पे लेंगे. KLOC कितना है 30,000 लाइन्स यानी कि 30 KLOC हो गया, 30 लेंगे. एक्सपोनेंशियल ऑफ 1.12 जो B का है वैल्यू, यहाँ पे सेमी डिटैच्ड 1.12 ये वैल्यू को लिया. ओके सो इस प्रकार से अगर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 135 पर्सन्स मंथ इज अवर एफर्ट फॉर दिस एग्जांपल. ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे. ड्यूरेशन के लिए जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, ठीक है, C एंड D आर द पैरामीटर्स. एफर्ट कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है. एफर्ट कितना निकला 135, तो 135 हम E में प्लेस कर देंगे. देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में 135 डाल दिया. अभी ये 2.5 किसका है, B1 एंड B2 यानी कि जो C है, राइट, 2.5, उसके बाद 3.05. देखिए 2.5 एंड 0.35 इस वैल्यू को हमने ले लिया. जब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो D equals to 14 months आएगा. ठीक है. सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 14 months. सो ड्यूरेशन भी आ गया हमारे पास, एफर्ट्स भी आ गया. सो एफर्ट्स एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन करना भी पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो पर्सन एस्टिमेशन करना है मुझे, नंबर ऑफ पर्सन्स पर मंथ कितने लगेंगे. सो हमें क्या करना है, एफर्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एफर्ट मेरे पास कितना है, सो 135 है, 135 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 10 पर्सन्स अप्रोक्सीमेट. ठीक है. सो हर महीने अप्रोक्सीमेट 10 बंदे लगेंगे. ओके मैं इनको कम ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट, जैसे हमने पर्सन मंथ कर्व में देखा. ओके मगर अप्रोक्सीमेट जो मंथली कितने लोग काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 10 लोग काम करेंगे. इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं. सो एस्टिमेशन ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए जैसे सेमी डिटैच्ड में हमने अभी इस्तेमाल किया 3.0 KLOC 1.12, राइट. तो ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, राइट. सो ये क्या है, एफर्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला है, राइट. सो डेवलपमेंट एफर्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ टाइम ये फॉर्मूलाज है. सो कैलकुलेटिंग एफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी. ओके सो कैलकुलेटिंग एफर्ट के लिए हमने क्या किया, एवरेज स्टॉक साइज फाइंड आउट करने के लिए E डिवाइडेड बाय D
पर्सन्स। ओके, और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से प्रोडक्टिविटी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक कोकोमो मॉडल्स के मेरिट्स क्या हैं? सो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्विक और रफ है अर्ली एस्टिमेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट के लिए। मगर डीमेरिट क्या है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर differences in hardware constraints and पर्सनल क्वालिटी की बात नहीं करता है, हार्डवेयर कॉन्स्ट्रेंट्स की बात नहीं करता है, एक्सपीरियंस की बात नहीं करता है, और यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की बात नहीं करता है। तो ये सारे डिमेरिट्स है। ओके, द एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल इज लिमिटेड बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर सर्टेन फैक्टर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि सारे एक फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करता है, कुछ ही फैक्टर्स के बारे में बात करता है, जैसे कॉस्ट एफर्ट्स के बारे में ही बात करता है। सो एक्यूरेसी भी उतनी जैसे शुरुआत में हमने बोला कि एक्यूरेसी भी लो होता है बेसिक कोकोमो मॉडल का। तो ये डिमेरिट्स है। इन्हीं डिमेरिट्स के ऊपर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल्स को बनाया गया है। सो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल estimates the software development efforts in terms of size of the program and the other related cost driver parameters. ओके, कुल मिला के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स पैरामीटर्स है जिनके ऊपर ये बात करता है। ठीक है, अभी अगर से इस कॉस्ट ड्राइवर्स की बात हम करेंगे तो आप सबसे नीचे देखेंगे तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है। ओके, सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से मेरे पास 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है। ओके, दीज कॉस्ट ड्राइवर्स आर multiplied, okay, multiplied with the initial cost and effort estimated to scale the estimates up and down. okay, so यहाँ पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में ये 3 आ रहे हैं, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स में ये 4 आएंगे, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में ये 5 आएंगे, और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में ये 3 आएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है? 15 ऐसे कॉस्ट ड्राइवर्स है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स दिया गया है और उनके रेटिंग्स भी दिया गया है। नॉमिनल की बात करेंगे अगर से एग्जाम्पल में, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे कॉस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है और कॉस्ट ड्राइवर को भी कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल आपको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये टेबल रेफर करेंगे तो इसमें जो है वेरी लो बोल के वैल्यू दिया गया है, कुछ एक कॉस्ट ड्राइवर्स के वैल्यू है, कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स के नहीं है। ओके, सो वेरी लो है, हाई है, वेरी हाई है, और एक्स्ट्रा हाई भी है। अगर से ये वैल्यू नहीं दिया जाता है तो नॉमिनल 1 है, तो सारे के लिए नॉमिनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। कंसिडर अ प्रोजेक्ट हैविंग 30,000 लाइन्स ऑफ कोड विथ एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, 30,000 लाइन्स है। ठीक है, विथ क्रिटिकल एरिया, हेंस द रिलायबिलिटी इज हाई। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी हाई बोल के दिया जा रहा है, यानी इस टेबल में बात करेंगे तो रिलायबिलिटी की बात की जा रही है, प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की बात की जा रही है, और रिलायबिलिटी हाई है, यानी 1.15 वैल्यू का मुझे कॉस्ट ड्राइवर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और किस प्रकार का प्रोजेक्ट है ये? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टेबल दिया गया है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड के लिए क्या वैल्यू होगा। ठीक है, A1 और B1 आपके पैरामीटर्स के लिए क्या क्या वैल्यू है, इस टेबल को आपको रेफर करना है। ओके, चलिए दोबारा से इस एग्जांपल को आते हैं। एफर्ट एस्टिमेशन करना है। ठीक है, बेसिक कोकोमो में हमने A1 देखा, A2 देखा, KLOC देखा। ठीक है, मगर इनटू EAF अभी ये एक्स्ट्रा लग गया। ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर है। EAF क्या होता है? राइट, सो ये जो EAF है, EAF को हम बोलते हैं यहाँ पे एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये क्या है?
यहाँ पे एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर रिलायबिलिटी इज हाई बोल के दिया गया है, यानी इस टेबल में जाना है, जो कॉस्ट ड्राइवर है रिलायबिलिटी का 1.15 वैल्यू मुझे इस एक एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को अप्लाई करना है, ठीक है। एज रिलायबिलिटी इज हाई, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू 1.15। अगर से एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर हम इस फॉर्मूला में तो इस्तेमाल करते हैं, मगर एग्जाम्पल में रिलायबिलिटी हाई बोल के नहीं दिया गया, तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.15 के जगह पे सिर्फ 1 लेना है, ठीक है। A equals 2 means A1 equals to 2.8 और B1 equals to 1.20। ये वैल्यू कहाँ से आए, इस टेबल में से, ठीक है। 2.8 क्योंकि एम्बेडेड प्रोजेक्ट है, B1 का क्या है 1.20 है, ठीक है। तो हमने एज यूजुअल यहाँ पे लिया 2.8 फॉर A1 एंड B2 है ये, ठीक है। B1, सो B1 यानी कि हमने 1.20 लिया फॉर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो एफर्ट एस्टिमेशन क्या हुआ 2.8, ओके। 30 क्या है, ये है हमारा लाइन ऑफ कोड KLOC, ठीक है। 1.20 इंटू एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज 1.15। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 191 पर्सन्स मंथ, ये मेरे इस एक एग्जाम्पल का एफर्ट कैलकुलेट होगा। एफर्ट कैलकुलेशन होने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैलकुलेट करेंगे, D इक्वल्स टू B1 एफर्ट एक्सपोनेंट B2, ओके। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 एंड 0.32 लिया जा रहा है। जैसे प्रीवियस स्लाइड को मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, ये मैंने कहाँ से लिया है वैल्यू, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको। जब हमने ये देखा था, ठीक है, इन फॉर्मूलाज के बारे में, टेबल्स के बारे में, देखिए एफर्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो वैल्यू है एम्बेडेड है, तो एम्बेडेड के लिए 2.5 एफर्ट एंड 0.32 हमने लिया है। तो ये वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2.5 और 0.32, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 13 मंथ्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा, ओके। और अगर से आप इसको डिवाइड करते हो n इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय D करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, पर्सन अप्रोक्सीमेट पर मंथ निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको टेबल याद रखना जरूरी है, या फिर आपके एग्जाम्पल में ये टेबल दिया जाएगा, इनके वैल्यूज दिया जाएगा, सिर्फ आपको पुट करना होता है। मेरिट क्या है इंटरमीडिएट कोकोमो के, दिस मॉडल कैन बी अप्लाइड टू almost to entire software product for easy and rough cost estimation during early stage। early stage के लिए आप क्या कर सकते हैं, सभी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए आप इजीली और रफली कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड at the software product component level for obtaining more accurate cost estimation। यानी 15 कॉस्ट ड्राइवर को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके हम एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन को पता कर सकते हैं। डीमेरिट क्या है, द एफर्ट मल्टीप्लायर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फेजेस। यानी ये एफर्ट मल्टीप्लायर्स क्या है, आपके फेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओके। अ प्रोडक्ट विथ मेनी कंपोनेंट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, यानी जितने ज्यादा कंपोनेंट्स बढ़ेंगे डिफिकल्टी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ेगा आप 15 कॉस्ट ड्राइवर्स से ज्यादा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते और हर एक फेज में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। यानी आप एक फेज में कैलकुलेट कर रहे हो तो दूसरे फेज का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, और जब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट है तो एस्टिमेशन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इन डीमेरिट्स को इरेडिकेट करने के लिए कंप्लीट कोकोमो मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल से दिस कंप्लीट कोकोमो incorporates all the characteristics of the intermediate version with an assessment of the cost drivers impact on each step of the software engineering process। ये जो कंप्लीट कोकोमो मॉडल है, ये इंटरमीडिएट के जो सारा वर्जन है वो सारे वर्जन
को इस्तेमाल करता है और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को भी इस्तेमाल करता है, मगर हर एक स्टेप में इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। द कंप्लीट COCOMO model uses the different effort multiplier for each cost driver attribute. ये हर cost driver attribute के ऊपर ये काम करता है। In detailed COCOMO, the whole software is divided into different modules and then we apply the COCOMO in different modules to estimate effort and then sum the efforts. तो क्या किया जाता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स को, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है मॉड्यूल्स में, और उसके बाद क्या है, कोकोमो को अप्लाई किया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर और कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है, एफर्ट एस्टिमेशन किया जाता है और सभी एस्टिमेशंस को सम किया जाता है। The effort is calculated as function of program size, a set of cost drivers given according to each phase of software life cycle. ठीक है, और complete project schedule is never static. यानी complete project schedule क्या होता है, आपका static नहीं होता है। Cost of each subsystem is estimated separately. यानी हर एक subsystem, यानी हम पूरे सिस्टम को जब डिवाइड करते हैं तो हर एक सबसिस्टम का कॉस्ट एस्टिमेट सेपरेटली किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उस वैल्यूज को आखिर में क्या किया जाता है, सम किया जाता है। ओके, सो फाइनल एस्टिमेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कोकोमो मॉडल, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑफिसेस एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये भी बताया गया है, डेटाबेस पार्ट है जिसको सेमी डिटैच्ड में लिया गया है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पार्ट है, ऑर्गेनिक में लिया गया है, एंड कम्युनिकेशन पार्ट को एम्बेडेड में लिया गया है। जैसे कि एक MIS सिस्टम है जिसका ऑफिस जो है पूरे कंट्री में फैला हुआ है, बहुत से जगहों पर इसके ऑफिसेस है। तो हम क्या करेंगे, उसके डेटाबेस पार्ट को हम सेमी डिटैच्ड में रखेंगे, यानी कि मॉडरेट प्रोजेक्ट बोल के कंसिडर किया जाएगा डेटाबेस पार्ट को, क्योंकि हम पूरे इस एक MIS सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं, डेटाबेस पार्ट बोल के, कम्युनिकेशन पार्ट और GUI पार्ट बोल के। और GUI पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में रख रहे हैं, और कम्युनिकेशन को हम एम्बेडेड प्रोजेक्ट कैटेगरी में रख रहे हैं, जिसके जरिए हम कॉस्ट एफर्ट्स को आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर एस्टिमेटेड सेपरेटली, यानी इन सभी के जो कॉस्ट है, राइट, हर एक प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उनके कंपोनेंट का सेपरेटली एस्टिमेट किया जाएगा और फाइनली क्या किया जाएगा, समड अप टू गिव द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। यानी कि आखिर में सारे कंपोनेंट्स एंड प्रोजेक्ट वाइज, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड वाइज हम क्या करेंगे, जब टोटल कॉस्ट निकाला जाएगा हर कंपोनेंट का, हर कंपोनेंट के कॉस्ट को सम किया जाएगा, सम करने के बाद उसका ओवरऑल कॉस्ट सिस्टम का निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी डिमेरिट्स थे बेसिक कोकोमो मॉडल में, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल्स में, उसको इरेडिकेट करते हुए कंप्लीट कोकोमो मॉडल क्या करता है, आपको ये हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट एस्टिमेट सेपरेटली करके उसका सम करके ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताता है। तो ये था हमारा कोकोमो मॉडल के बारे में, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर से वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिसके जरिए आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे।